नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री चुने गए हैं सम्राट चौधरी। जी हां, 75 साल बाद बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है जिसमें सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के तौर पर नाम सामने आया है और ये नाम सबकी सहमति के साथ बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुना गया है, जिस पर मोहर खुद शिवराज सिंह चौहान ने भी लगाई है। इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो कैपिटल टीवी लगातार ये बात कह रहा था कि सम्राट चौधरी ही कहीं ना कहीं बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और ये बात सच हो गई। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब सारे चैनल, सारे बड़े बड़े पत्रकार दिल्ली से जो पटना तक बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि कोई 90%, कोई 95%, और आज सुबह जब कैपिटल टीवी की पहली ब्रेकिंग हुई थी तो हम लोगों ने कहा था कि सम्राट चौधरी 100% बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं और वो बात सच हो गई। कैपिटल टीवी की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई। अब सम्राट चौधरी के नाम के पीछे की जो कहानी है उसको समझने की जरूरत है। आखिरकार क्यों हम लोग बार बार कह रहे थे कि सम्राट चौधरी ही सीएम बनेंगे? उसके बहुत सारे कारण हैं। आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव था तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे, प्रचार कर रहे थे। राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार कर रहे थे और तारापुर में एक जनसभा हुई थी, एक असरगंज में जनसभा हुई थी। और एक बार राजनाथ सिंह और एक बार अमित शाह दोनों ने कहा था कि आप सम्राट चौधरी को चुनाव जिताइए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। उसके बाद नीतीश कुमार के साथ जिस तरीके से उनकी शानदार ट्यूनिंग नजर आई और दोनों के बीच की जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री थी वो उसी तरीके की थी जैसे सुशील मोदी और नीतीश कुमार की रही। तो नीतीश कुमार इतने कंफर्टेबल हो गए कि बार बार बीजेपी ये बात कहती रह गई कि नीतीश की जो पसंद होंगे वही बिहार के अगले सीएम होंगे। और सम्राट चौधरी को एक चेहरे के तौर पर बीजेपी ने आगे बढ़ाया। वो बार बार उन पर यह आरोप लगे कि वो दूसरी पार्टी से आए, उनका बैकग्राउंड आरएसएस का नहीं है, बीजेपी का नहीं है। लेकिन हमने असम में देखा हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि उनसे बड़ा कट्टर कांग्रेसी नेता असम में कोई नहीं था, लेकिन पार्टी उनको बीजेपी में लेके आई और उस व्यक्ति ने बीजेपी से वादा किया कि हम लोग असम में चुनाव जीत रहे हैं, सरकार रिपीट हो रही है। और बीजेपी चुनाव जीती। हिमंता बिस्वा शर्मा को सीएम नहीं बनाया गया, सर्बानंद सोनोवाल को सीएम बनाया गया, लेकिन अगला चुनाव हिमंता अपनी बदौलत लड़े और फिर से जीते और बीजेपी के पहले सीएम बने और अब दूसरी बार बन रहे हैं। यही हाल पश्चिम बंगाल में है। वहां भी शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे खास हुआ करते थे, उसको बीजेपी में लाया गया और आज देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो इतनी मजबूत हुई है उसमें शुभेंदु अधिकारी की एक बड़ी भूमिका है। जिस तरीके से उन्होंने जमीनी स्तर पर बीजेपी को मजबूत किया, उसी तरीके से बिहार में सम्राट चौधरी जब से बीजेपी में आए उनको जो जिम्मेदारियां सौंपी गई, सबसे पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, फिर नीतीश कुमार के साथ सरकार में वो डिप्टी सीएम बने। हालांकि उससे पहले तक उन्होंने कसम खाई थी कि तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं। लेकिन फिर ऐसा वक्त आ गया कि नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद बन गए और डिप्टी सीएम बने तो वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। दोबारा सरकार बने तो उसमें गृह मंत्रालय की उनको जिम्मेदारी दी गई। तो ऐसे में सम्राट चौधरी लगातार सबसे बड़े चेहरे के तौर पर बिहार में उभर रहे थे और बार बार बीजेपी के नेताओं का, बड़े नेताओं का, राजनाथ सिंह का, अमित शाह का चुनाव प्रचार के दौरान ये कहना कि हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, तब से ये संदेश मिलने लगा था। और जब से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिली, इस सरकार में नीतीश कुमार जितने एक्टिव नजर आ रहे थे सम्राट चौधरी उससे कम एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे। आपने देखा होगा किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ, बिहार में 14-15 बड़े एनकाउंटर हुए और सम्राट चौधरी कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए, लग रहा था कि एनडीए गठबंधन के वो फेस बनते जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस वालों को सीधे सीधे कह दिया कि अगर हथियार चलाना नहीं आता तो नौकरी छोड़ दो। बार बार खुद को एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया और बीजेपी आलाकमान की तरफ से भी उनको पूरा सपोर्ट दिया गया। और इसी चीज को देखते हुए बार बार ये दावा किया जा रहा था कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज ये तस्वीरें हैं जो आखिरकार उस बात को प्रमाणित कर रही हैं, जहां बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा सबसे पहले प्रस्तावित उनके नाम को करते हैं। उसके बाद मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, जो तमाम बड़े सीनियर लीडर हैं जिनकी चर्चा ये भी चल रही थी कि ये लोग भी बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, रेस में उनका भी नाम चल रहा था, तो उन लोगों को प्रस्तावक बनाया गया। और आज कल 11 बजे दिन में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब तक ये जानकारी थी कि अमित शाह आ रहे हैं, लेकिन अब यह खबर मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल नहीं होंगे और पीएम मोदी भी शामिल नहीं होंगे और केवल 3 लोगों का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें सम्राट चौधरी होंगे और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू से बनाए जाएंगे। 2 नामों को लेकर जो चर्चा चल रही थी, पहले निशांत कुमार, फिर बाद में विजय चौधरी। अब जो लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक निशांत कुमार ने अंतिम मोमेंट पर अपना नाम वापस कर लिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो अपने बेटे को
डिप्टी सीएम नहीं बनाना चाहते हैं। और ये खबर अब सबसे बड़ी खबर बन गई है और निशांत की जगह पर विजेंद्र प्रसाद यादव, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के काफी भरोसेमंद रहे हैं और 2023 में ही उन्होंने कहा था कि अब वो राजनीति छोड़ रहे हैं। लेकिन तब एक वीडियो वायरल हो रहा है उनका नीतीश कुमार के साथ, जिसमें नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर आप छोड़ेंगे तो हम भी सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। तो विजेंद्र प्रसाद यादव एक भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर नीतीश के साथ रहे और विजय चौधरी जो कि नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं। तो यहां पर आप देखिए जो पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई कि एक ओबीसी जो सीएम होगा, उसके बाद एक सवर्ण जो डिप्टी सीएम होगा और विजेंद्र प्रसाद यादव। ये नाम चौंकाने वाला है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार सरकार में शामिल नहीं होंगे तो वो भी नई सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो अचानक से क्या कुछ हुआ, नीतीश कुमार ने आखिरी समय पर कुछ सोच विचार कर यह बड़ा फैसला लिया। हालांकि औपचारिक तौर पर इस नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी ही 2 डिप्टी सीएम होंगे। एनडीए की विधायक दल की बैठक में अभी कुछ मिनटों में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी है कि सम्राट चौधरी का चुनाव आखिर कैसे हुआ, क्योंकि जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि मुख्यमंत्री के रेस में तमाम नाम थे, लेकिन सम्राट चौधरी के नाम पर ही मोहर लगी, आखिर कैसे? देखिए, बार बार हम इस बात को कहते हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर इसलिए मुहर लगी है क्योंकि सम्राट चौधरी जो है बीजेपी ने उनको एक लीडर के तौर पर डेवलप किया। सुशील मोदी के बाद कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं था जिसका बिहार में एक चेहरा बना है। आज आप गांव में जाएंगे, घूमेंगे तो उनको बहुत सारे नेताओं का नाम मालूम नहीं है। नीतीश और नरेंद्र मोदी, इन 2 लोगों का नाम हर कोई जानते हैं, लेकिन उसके अलावा बीजेपी के किसी नेता का नाम अगर लोगों को मालूम है तो आज के दौर में वो सम्राट चौधरी हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहते हैं और बीजेपी ने उनको जिस तरीके से तैयार किया है, तो हर जगह सम्राट चौधरी एक तरह से चेहरे के तौर पर उभरे। और दूसरी बात, नीतीश कुमार, लगातार नीतीश कुमार का भरोसा उनके साथ नजर आया। समृद्धि यात्रा में एक बार नहीं दर्जनों बार वो सम्राट चौधरी को लेकर आगे आए। जब जेडीयू के विधायक दल की बैठक हुई थी पटना में भी कुछ दिनों पहले, जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए दिल्ली आने वाले थे, तब नीतीश कुमार ने उस बैठक में कह दिया था कि अब मेरे बाद सम्राट आप सभी का ख्याल रखेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। उसके बाद अमित शाह जो लगातार सम्राट चौधरी के साथ संवाद करते रहे, ऐसी खबरें आ रही है। और वो पहले ही उनका ये कहना कि सम्राट को बड़ा आदमी बनाएंगे, तो तब से ये सारी मैसेज मिलने लगे थे। और सम्राट चौधरी बीजेपी आला कमान की नजरों में एक भरोसेमंद नेता के तौर पर उभरे और पार्टी को लगा कि सम्राट के साथ हम आगे की राजनीति साध सकते हैं। इसमें जातिगत फैक्टर भी आया कि अगर सम्राट रहेंगे तो लोगों को ये मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार का कोई चहेता ही सीएम बनाए, यानी कोयरी, कुशवाहा और ये धानुक का जो वोट बैंक है 10% का, ये भी बना रहेगा। और नीतीश कुमार का जो ईबीसी वोटरों में पकड़ है, जो ओबीसी वोटरों में, गैर यादवों में पकड़ है और जो सवर्ण वोटरों में पकड़ है, वो भी बना रहेगा। तो ये तमाम समीकरण बनकर आखिरकार सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगी है। और अब वो कैसे बिहार को चलाते हैं, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बिहार में बहुत सारे काम हैं जो नहीं हुए हैं। बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार जब बनी तो वादे किए गए 25 से 30, बहुत सारी योजनाएं, 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया है। बिहार में इंडस्ट्री लगाने को लेकर बातचीत की गई है। तो नीतीश कुमार ने जो बेसिक चीजें डेवलप कर दी है बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की, अब उसको आगे बढ़ाने की तमाम चुनौतियां सम्राट चौधरी के सामने होंगी। हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना, रोजगार और नौकरी का जो मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, इन तमाम चीजों पर सम्राट चौधरी को अब बहुत बेहतर तरीके से काम करना होगा, ताकि जब 2029 में लोकसभा चुनाव हो, 2030 में विधानसभा चुनाव हो, तो पार्टी जनता को यह मैसेज दे सके कि पहली बार अगर बीजेपी का सीएम बना है तो हमने जो बातें लोगों के साथ की थी उस बात पर हम खरे उतरे हैं। तो ऐसे में सम्राट के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। और अभी जब उनका नाम का ऐलान हुआ है तब उनका बड़ा बयान सामने आया कि ये मेरे लिए एक बड़ा अवसर है। तो सम्राट चौधरी खुद इसको एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। तो अगर इस अवसर को वो बेहतर तरीके से उपयोग कर पाते हैं तो ये तय मानकर चलिए कि 2030 में तेजस्वी यादव की राह बहुत मुश्किल हो सकती है। फिर बीजेपी एक मजबूत लीडर को डेवलप कर लेगी और आने वाला जो चुनाव होगा उसमें अब तक जो बातें कही जाती थी कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, यहां से बीजेपी की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी, एनडीए की राजनीति बदल जाएगी और 2030 में बीजेपी के पास अपना एक चेहरा होगा। अगर सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ की तरह एक मॉडल बनाते हैं बिहार में, हिमंता विश्व शर्मा ने जैसे असम में बनाया, देवेंद्र फडणवीस ने जैसे महाराष्ट्र में बनाया, तो उस तरीके का एक मॉडल अगर बिहार में डेवलप करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए बीजेपी के लिए बड़ा फायदा होगा। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार का भी एक बयान सामने आया है इस्तीफे के बाद, और वो कह रहे हैं कि नई सरकार के साथ वो बिल्कुल खड़े हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि नीतीश कुमार नई सरकार के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार का इस सरकार में आगे चलकर कितना स्टेक रहेगा। अभी मंत्रिमंडल का गठन होगा,
निशांत कुमार का शामिल नहीं होना जेडीयू के लिए ये फायदेमंद होगा, ये नुकसानदायक होगा। और आगे चलकर फिर बीजेपी सरकार में जब अपना सीएम पूरी शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद मंत्रियों की पूरी लिस्ट आएगी, तो फिर बीजेपी अपने हिसाब से सरकार चलाएगी। तो आगे चलकर क्या कुछ स्वरूप बनेगा, उसके बाद बिहार की राजनीति कैसे करवट लेती है, इन तमाम चीजों के बारे में सोचते हुए शायद नीतीश कुमार कुछ फैसला ले रहे होंगे। लेकिन आगे चलकर क्या कुछ होगा ये अभी किसी को मालूम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट जब सीएम पद की शपथ लेते हैं उसके बाद से कैसा कामकाज होता है। जेडीयू बीजेपी के बीच जो तालमेल अभी नजर आ रहा है, क्या आगे भी वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा? जो तमाम गठबंधन की पार्टियां हैं उनके साथ एनडीए गठबंधन में बीजेपी किस तरीके से तालमेल बिठाएगी, और नई सरकार में क्या हर किसी को फिर से उसी तरह से मौका दिया जाएगा जैसे कि अभी पिछली बार जब विधानसभा चुनाव जीते गए थे नवंबर में, उस तरीके से दिया गया? तो बहुत सारी चीजों पर नजर रहेगा। बिहार इस वक्त देश की सियासत का पॉलिटिकल केंद्र बन चुका है और सम्राट चौधरी कल 11 बजे शपथ लेने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर बिहार में बीजेपी का 75 साल बाद मुख्यमंत्री चुना गया है सम्राट चौधरी। कल 11 बजे के बाद शपथ लेंगे, जिसके बाद इसमें और सियासी हलचल देखने को मिलेगी। सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहे कैपिटल टीवी बिहार के साथ।